नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के एजेंडा में। आज के एजेंडा में होंगी वो खबरें जिन पर दिन भर रहेगी हमारी नजर। मैं हूं जया सिन्हा और शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है इस वक्त का अहम एजेंडा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आज से 3 दिन की सर्बिया यात्रा। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के साथ करेंगी द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमंत्री और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष से भी होगी मुलाकात। भारतीय समुदाय से करेंगी बातचीत। आंदोलन कर रहे पहलवानों को खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिर दिया बातचीत का न्योता। देर रात ट्वीट में कहा, सरकार उनके मुद्दों पर चर्चा करने के लिए है तैयार। G20 देशों के बीच गोवा में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने के तरीकों पर हुई चर्चा। आज दूसरे दिन भी वैश्विक अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए सहयोग बढ़ाने पर होगा जोर। द ओवल में आज से शुरू होगा टेस्ट का बेस्ट बनने का घमासान। लगातार दूसरी बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया के सामने होगी ऑस्ट्रेलिया की चुनौती। सबसे पहले बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जो अपनी 3 दिन की सूरीनाम यात्रा पूरी करने के बाद सर्बिया के लिए रवाना हो रही हैं। सूरीनाम में उन्होंने देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास से जुड़े विषयों पर महत्व दिया। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने भारत सूरीनाम संबंधों को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की और रक्षा, कृषि, IT और क्षमता निर्माण सहित कई क्षेत्रों पर व्यापक बातचीत हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम के बाद आज से 3 दिन की सर्बिया यात्रा पर हैं। भारत के किसी भी राष्ट्रपति का ये पहला सर्बिया दौरा है। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के निमंत्रण पर 9 जून तक सर्बिया की यात्रा पर राजधानी बेलग्रेड में राष्ट्रपति मुर्मू कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। उनके दौरे को लेकर क्या तैयारियां हैं और वो कौन कौन सी जगह जाएंगी, इस पर बेलग्रेड से देखिए संवाददाता मंजू मीना की ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रपति अपनी 3 दिवसीय यात्रा की शुरुआत बेलग्रेड में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित करेंगी, जो कि दोनों देशों के बीच में ऐतिहासिक और मित्रतापूर्ण संबंधों का एक प्रतीक है। भारत और सर्बिया के ऐतिहासिक मैत्रीपूर्ण संबंधों और परस्पर सम्मान के संकेत के रूप में न्यू बेलग्रेड की 2 सड़कों का नाम महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है। महात्मा गांधी की प्रतिमा न्यू बेलग्रेड में सावा घाट पर उनके नाम पर बनी सड़क पर स्थित है। भारत के विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान वर्ष 2007 में आधिकारिक तौर पर इसका अनावरण किया गया था। इसके अलावा राष्ट्रपति प्रथम विश्व युद्ध के अज्ञात नायक के स्मारक पर भी जाएंगी। You can see the monument of the unknown hero. Here is the place. What's the name of Avala? For me, it's a beautiful place. How you see? You can see the whole Belgrade. It's the southeast side of the Belgrade. It's beautiful. You can only see it and the see how is the beautiful of some nature. You see a lot of people, a lot of children, a lot of tourists come here. It's one of the important things what you can see here in Serbia, in one of the best place. बेलग्रेड से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व में स्थित माउंट अवाला पर स्थित है द मॉन्यूमेंट टू द अननोन हीरोज। भारत के राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान इस स्मारक को भी विजिट करेंगी और इसका निर्माण 1934-1938 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सर्बियाई सैनिकों की याद में बनाया गया था और यहाँ से बेलग्रेड का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। अवाला पर्वत की चोटी पर स्थित ग्रेनाइट का यह भव्य स्मारक प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए योद्धाओं के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। अवाला पर अज्ञात नायक का पहला स्मारक 1922 में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा एक कब्र के स्थान पर बनाया गया था।
बाद में 1938 में अज्ञात हीरो के लिए आधुनिक स्मारक बनाया गया। यहाँ से बेलग्रेड शहर और उसके आसपास का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। राष्ट्रपति की आगामी यात्रा को लेकर के न सिर्फ भारतीयों में बल्कि सर्बिया के लोगों में भी विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि जब पहली बार भारत का कोई राष्ट्रपति यहाँ पर यात्रा कर रहा है तो उसे देखते हुए यहाँ पे विभिन्न प्रकार की तैयारियाँ की गई हैं और उम्मीद की जा रही है कि इससे हमारे जो ऐतिहासिक संबंध हैं उन्हें मजबूती मिलेगी और विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो आर्थिक व्यापारिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, वहाँ पर सहयोग के दरवाजे और खुलेंगे। मैं मंजू मीना, कैमरा पर्सन एम ए खान के साथ दूरदर्शन के लिए बेलग्रेड, सर्बिया। और सर्बिया में भारत के राजदूत संजीव कोहली से डीडी न्यूज ने की खास बातचीत। First time the Indian president is coming to Serbia and will be the first ever state visit of the head of state between the two nations. How important it is and how should this visit be viewed? As you rightly said, the visit is historic in itself. This is the first ever visit by an Indian head of state to Serbia. In fact, it's the first visit from either side at the level of head of state, because President Vučić, when he went to India in 2017, was the then Prime Minister. This visit would give a new boost to that historic relationship. And there are lots of new areas of cooperation that are coming up, especially in the field of trade and investment. We believe that the Indian economy is one of the best performing economies in the world, and its own region, Serbian economy, has been doing very well. So there are opportunities where our business people can collaborate for mutual benefit, especially in the area of agriculture, food processing, ICT. Defense cooperation is another area where both sides are keen to look at opportunities for collaboration. The president visit will be a business engagement, and in this regard a 20-member business delegation is coming from India to Serbia. So what will be the agenda of this meeting? Number one, I think first I would say that we are delighted that a business delegation is coming with the Honorable President. Individual business people have been coming here, but when you come with the head of state, it makes a different impact altogether. It sends a very strong signal that we want to expand our economic relationship. Another thing which has been limiting the level of trade and investment between the countries has been the lack of contacts between the business people both sides. Business people need to meet to find out opportunities in each other's country and to see how they can collaborate. और अपने अगले एजेंडा में बात करते हैं। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि सरकार पहलवानों के मुद्दे पर उनके साथ बातचीत करना चाहती है। देर रात एक ट्वीट में अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि उन्होंने एक बार फिर से पहलवानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है और सरकार पहलवानों के साथ उनके मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार है। दरअसल ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक समेत कुछ महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती परिसंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की हैं और इस पर दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और जांच जारी है। इस सिलसिले में कल पुलिस बृजभूषण शरण सिंह के गोंडा स्थित आवास पर भी गई थी। और संवाददाता शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ इस पूरी खबर पर। शैलेंद्र, लगातार यहां पर हम कह सकते हैं कि सरकार ने एक बार फिर पहलवानों से उनके मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया है। हमने देखा पीछे गृह मंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की थी, लेकिन इस वक्त जब अनुराग सिंह ठाकुर ने एक ट्वीट कर उन्हें एक बार फिर बातचीत के लिए न्योता दिया है, क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपको मिल रहा है इस पूरी खबर पर? ये देखिए, निश्चित तौर पर हमने देखा कि सूचना प्रसारण मंत्री, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ट्वीट कर ये कहा कि एक बार फिर बातचीत के लिए वो आमंत्रित कर रहे हैं पहलवानों को। आप देखिए, जब ये पूरा मामला सामने आया था, जब पहलवानों ने कुछ अपनी चिंता जाहिर की थी और उसके बाद हमने देखा था कि खेल मंत्री के साथ उनकी एक बहुत लंबी बातचीत हुई थी और तब जो डिमांड थी कि एक कमेटी बनाई जाए, कमेटी बनाई गई। बाद में पहलवानों की तरफ से ये मांग आई कि उसमें उनके जो उन्होंने नाम सुझाए उन्हें शामिल किया गया। उसके बाद हमने देखा कि जो पहलवानों ने मांग रखी उस पर विचार किया गया। जब शिकायत की दिल्ली पुलिस को पहलवानों ने, तब एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद जांच जारी है। सरकार की तरफ से कहा गया बार बार कि जिस तरह से ये प्रदर्शन हो रहा था और उसमें
तमाम राजनीतिक दलों के नेता आ रहे थे और एक राजनीति हो रही थी, जबकि पहलवानों को इंतजार करना चाहिए था जांच रिपोर्ट का, जो दिल्ली पुलिस की तरफ से जांच हो रही है। ये आश्वासन बहुत पहले स्पष्ट तौर पर दिया गया था कि निष्पक्ष जांच हो रही है, और हमने देखा कि ब्रिजभूषण सिंह का जो गोंडा का आवास है वहां पर दिल्ली पुलिस की टीम गई, कई लोगों से पूछताछ की, उनके नाम और पते लिए। तो दरअसल सरकार की तरफ से संकेत बार बार दिए जा रहे थे कि पहलवानों को धैर्य रखना चाहिए, जांच का इंतजार करना चाहिए, और इस पूरे जो ये उनका जो आंदोलन है या फिर जो उनकी चिंता है, उस प्रदर्शन में राजनीतिक लोग शामिल न हो, जैसा कि पहले खुद पहलवान कहते थे कि वो नहीं चाहते कि राजनीतिक दलों से जुड़े लोग आए और इस पर राजनीति हो, वो न्याय चाहते हैं। उनकी अगर कोई शिकायत है या वो जो डिमांड रख रहे हैं उस पर विचार होगा। हम देख रहे हैं कि फिर से सूचना प्रसारण मंत्री और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की तरफ से ट्वीट कर कहा गया है कि वो दोबारा आमंत्रित करते हैं पहलवानों को उनके साथ बातचीत के लिए। तो सरकार एक बार फिर आगे आई है कि आप आइए, आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं सरकार के स्तर पर सुना जाएगा। और दिल्ली पुलिस तो जब जो FIR दर्ज हुई उस पर जांच कर ही रही है, तो बहुत स्पष्ट संकेत है पहलवानों को कि इस पूरे जो आंदोलन कर रहे हैं, जो भी शिकायत है WFI के निवर्तमान अध्यक्ष के खिलाफ, उस पर जब जांच चल रही है तो फिर उन्हें इंतजार करना चाहिए। और जिस पूरे प्रदर्शन पर जिस तरह से राजनीति हुई, हमने देखा कि अखाप पंचायत ने कुछ कहा, तमाम राजनीतिक दलों के नेता पहुंचे, मोदी सरकार को घेरने के लेकर बयान देने लगे। बिल्कुल, तो इस तमाम जो राजनीतिक परपंच है उनसे बचते हुए पहलवानों को अपने मुद्दों के साथ एक बार फिर यहां पर सरकार की ओर से आमंत्रित किया गया है बातचीत के लिए। क्या कुछ पहलवानों का, क्या कुछ खिलाड़ियों का रुख होता है, इस पर आगे हम आपसे बात करेंगे। शैलेंद्र, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। वो उसकी पहल पर जो खिलाड़ियों का क्या रुख है उस पर अभी जानकारी हम लेंगे। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए। इससे पहले भी 3 जून को सरकार की तरफ से पेशकश की थी और गृह मंत्री से मिले थे तमाम खिलाड़ी, और आज इस न्योते के बाद, आमंत्रित करने के बाद क्या कुछ निकल कर आता है वो आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल अगले एजेंडे में आइए आपको ले चलते हैं गोवा, क्योंकि फाइनेंस जैसे बेहद अहम विषय पर इस समय गोवा में G20 देशों के बीच चर्चा हो रही है। पणजी में चल रही अंतर्राष्ट्रीय वित्त कार्य समूह की इस बैठक में मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने और वैश्विक ऋण कमजोरियों के प्रबंधन पर विचार विमर्श किया और अधिक स्थिर और लचीली वैश्विक अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए सहयोगी प्रयास करने पर जोर दिया। बैठक में सदस्य देशों ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आज भी ये सभी प्रतिनिधि वैश्विक वित्त अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए सहयोग बढ़ाने जैसे अहम विषयों पर चर्चा करेंगे। 2 दिवसीय बैठक का संचालन फ्रांस और कोरिया गणराज्य के साथ वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। Were very supportive to each other, and we made sure that we continue this support to make sure that it is delivered to the startup ecosystems in the G20 nations and the world. We are lucky to have Vision 2030 in our kingdom that is supporting the startup ecosystem and other ecosystems as well. And we're looking forward to share our best practices with all the nations. और पणजी से श्यामा मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। आइए सीधे रुख करते हैं गोवा का। श्यामा, किस तरह से हम वैश्विक वित्तीय सुरक्षा है उसे और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं और ज़्यादा लचीली बना सकते हैं, साथ ही जो वैश्विक ऋण की जो तमाम संवेदनशीलताएं हैं, विकासशील देशों के लिए किस तरह से ऋण जुटाना है, ये तमाम जो असुरक्षा की भावना हाल के दिनों में जो पूरी वैश्विक परिस्थिति में उभरी है, कैसे इन तमाम कंसर्न से जूझती नजर आती है ये चर्चा? जी देखिए जय, आपने पहले ही दोनों जो पहलू हैं वो बता दिए कि एक तो हम किस तरीके से जो ढांचा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम मजबूत करते हैं, और दूसरा जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है
कि जो गरीब देश हैं और वो पैसे लेते हैं, ऋण लेते हैं लेकिन चुका नहीं पाते, उनके ऊपर में उनको किस तरीके से आप मदद कर सकते हैं। तो कल चर्चा बिल्कुल इस चीज पर हुई कि आप जो देश हैं, गरीब देश हैं और वो पैसे लेते हैं क्योंकि अपने उनके देश में इन्फ्लेशन कह लीजिए या कई सारे आर्थिक मजबूरियां कह लीजिए, समस्याएं कह लीजिए, उससे जूझने के लिए वो लोन लेते हैं। ऐसे समय में वो लोन जब चुका नहीं पाते हैं तो न सिर्फ पैसे बल्कि विकास के ऊपर में भी काफी बड़ा असर होता है। ऐसे में आप देश को, जो हर देश होता है, उनके लिए कस्टमाइज्ड एक प्लान बनाएं या क्या मेजर्स आप ले सकते हैं, उन सब चीजों पर चर्चा हुई। तो एक ये बात निकल के आई कि जो ऑलरेडी जो रोड मैप बना हुआ है या किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, वो एक प्लान बना हुआ है, उसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। क्योंकि जैसे श्रीलंका हुआ, घाना, जाम्बिया, ये सारे देश हैं जो डिफॉल्ट कर रहे हैं, उन्हें आप वापस लाने के लिए उनके पैरों पर क्या कदम उठाएंगे, इन सब चीजों पर या एग्जाम्पल के तहत में चर्चा हुई। इसके अलावा आज 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा होगी, जहां पे मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स को आप क्या मजबूती दे सकते हैं, कैसे मजबूती दे सकते हैं, उन पर चर्चा होगी। इसके अलावा सस्टेनेबल फाइनेंशियल कैपिटल इनफ्लोज के थ्रू आप उन्हें कैसे मजबूत कर सकते हैं, उस पर होगा। और एक और महत्वपूर्ण जो एक पहलू है सीबीडीसीज का, हम जानते हैं जया कि भारत में भी भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सीबीडीसीज को लॉन्च किया और अब वो एक तरीके से अवेयरनेस क्रिएशन स्टेज पर है, पॉपुलर करने के स्टेज पर है। ऐसे ही कई सारे अन्य देश हैं जो सीबीडीसीज अपना रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि बस 2020 तक में जो देश सीबीडीसीज यूज कर रहे थे उसकी संख्या काफी कम थी और हाल ही में ये 2-3 सालों में ही जो कंट्रीज, अब जो देश ये देखना चाह रहे हैं, एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि क्या हम भी सीबीडीसीज अपना सकते हैं, चलन में लगा सकते हैं, तो वो संख्या काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। तो हम समझ सकते हैं कि जो नए आयाम है या नए इंफ्रास्ट्रक्चर पहलू हैं ट्रांजैक्शन के डिजिटली, वो अब काफी ज्यादा एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। ऐसे में जो देश ऑलरेडी ये इस सीबीडीसीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो साझा कर सकते हैं अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्या उनकी एक एक्सपीरियंस रही है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो कंट्रीज अब उसे शुरुआत कर रही है वो किस तरीके से करें, इनिशियल हिकअप्स कैसे सॉल्व करें, उन सब चीजों पर भी चर्चा होगी। तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आज का दिन भी, और जाहिर सी बात है जब क्लोजिंग पीसी होगी तब हमें पता चलेगा कि किन चीजों पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई और क्या इसमें बाहर निकल के आया हुआ है। जया, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए गोवा से। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त कार्य समूह की बैठक इस वक्त गोवा में जारी है और आज के सत्र के बाद क्या कुछ निकल कर आता है ये हम आपको जल्द बताएंगे। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सर्बिया यात्रा पर हैं और किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली सर्बिया यात्रा है। जाहिर है दोनों देशों के संबंधों को एक नई गति देगी, एक नई ऊर्जा देगी। संवाददाता मंजू मीना सीधे बेलग्रेड से हमारे साथ जुड़ रही हैं, सीधे रुख करते हैं सर्बिया का। मंजू, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे कि राष्ट्रपति वहां पहुंच रही हैं, क्या कुछ कार्यक्रम उनका रहने वाला है, कौन से प्रमुख कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगी? जया, जैसा कि आपने कहा कि पहली बार भारत का कोई राष्ट्रपति यहाँ पे आ रहा है, तो मैं बता दूं कि अभी तक दोनों देशों के बीच में इस लेवल की पहली विजिट हो रही है। सर्बिया का राष्ट्रपति भारत नहीं गया था अभी तक, और भारत का राष्ट्रपति अभी तक सर्बिया नहीं आया था, तो इस लिहाज से पहली बार इस स्तर पर विजिट हो रही है। तो निस्संदेह दोनों देशों के बीच में ये काफी अहम मौका होगा द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने का। और जैसा कि आपने बताया, राष्ट्रपति आज करीबन यहाँ के समय के हिसाब से करीबन 12:30 बजे यहाँ पे पहुंच रही हैं। भारत में उस वक्त लगभग 4 बज रहे होंगे शाम के। और जैसे ही राष्ट्रपति यहाँ पे आएंगी, वो सबसे पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने जाएंगी। और यहाँ पर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नाम पे सड़कें बनी हुई हैं, प्रतिमा लगी हुई है, तो ये दोनों देशों के बीच में एक घनिष्ठ संबंध है, उसको दर्शाता है। उसके बाद में राष्ट्रपति शाम को कम्युनिटी रिसेप्शन में भाग लेंगी, जहां पर वो भारतीय समुदाय के साथ में इंटरेक्शन करेंगी। भारतीय समुदाय यहाँ पर ज्यादा बड़ा नहीं है, 2500 से 3000 की संख्या यहाँ पर है, लेकिन उसके बावजूद हमने यहाँ पर विजिट किया तो हमने ये पाया है कि वो फिर भी यहाँ पे उनका जो भारतीयों ने अपनी जो अलग पहचान बनाई है, उसकी वजह से सर्बिया में उनकी काफी अच्छी इमेज बनी हुई है। कल हम जब विजिट कर रहे थे शाम को, तो हमने वहाँ पे पाया कुछ स्टूडेंट्स को, जब हमने ये बताया कि हम इंडिया से आए हैं,
तो वो खुशी से नारे लगाने लगे, इंडिया इंडिया इंडिया। जी। तो दोनों देशों के बीच में जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है उसे और किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, उस पर बात होगी। और जैसा कि राष्ट्रपति जी के साथ में 20 सदस्य एक बिजनेस डेलीगेशन भी आ रहा है, जिसमें आर्थिक मामलों पर चर्चा होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मंजू फिलहाल इस जानकारी के साथ हमसे जुड़ने के लिए। तो आज से सर्बिया दौरे पर है राष्ट्रपति और उस पर लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और यहाँ पर बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ओवल में शुरू होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की। तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का सफर अब खिताबी मुकाबले तक पहुंच गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लंदन के कैनिंगटन ओवल में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग में भारत शीर्ष और ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पर है। भारतीय टीम इस मुकाबले में उतरेगी तो उसकी नजरें आईसीसी खिताब के 1 दशक के सूखे को खत्म करने पर टिकी होंगी। WTC के पिछले 2 चक्र में भारत सबसे निरंतर प्रदर्शन करने वाली टीम रहा है। पिछले बार भी भारतीय टीम फाइनल तक पहुंची थी, हालांकि तब टीम को न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। टीम इंडिया ने इसी साल घरेलू टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। और इस टेस्ट मैच के दौरान ओवल में मौसम किस तरह का रह सकता है, इस बात को जाना लंदन में मौजूद संवाददाता सुचित्रा ने। टेस्ट क्रिकेट में 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची हैं और 7 जून से ओवल के इस मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल शुरू होगा। एक न्यूट्रल वेन्यू चुना जाता है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए। भारतीय टीम पिछली बार भी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ उसे हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के ही पास पहली बार हम कह सकते हैं कि टेस्ट क्रिकेट का विश्व चैंपियन बनने का मौका है। विश्व चैंपियनशिप फाइनल दोनों में से जो भी टीम जीतेगी पहली बार जीतेगी। और ओवल का ये जो मैदान है, ये दोनों ही टीमों की इससे काफी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम पहले बात कर लें तो डॉन ब्रैडमैन ने अपनी जो आखिरी टेस्ट पारी थी वो इसी मैदान पर खेली थी। वहीं शेन वॉर्न की जो सबसे ज्यादा फेमस बॉल, हम जिसे बॉल ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है, जिस पर उन्होंने माइक गेटिंग को आउट किया था, वो भी इसी मैदान पर उन्होंने बॉल ऑफ सेंचुरी फेंकी थी। भारतीय टीम की अगर बात करें तो पिछली बार जब भारतीय टीम आई थी 2021 में यहां पर ओवल के मैदान पर उन्होंने 40 साल बाद एक यादगार जीत दर्ज की थी। तो दोनों ही टीमों की कुछ अच्छी यादें जुड़ी हैं इस मैदान से। देखना होगा कि कौन सी टीम इस फाइनल को जीतकर एक और सुनहरी कड़ी जोड़ लेती है अपनी उन्हीं यादों में। और यहाँ के अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम में थोड़ी ठंडक है, थोड़ा क्लाउडी भी है। 13 डिग्री इस वक्त यहाँ का तापमान है। और बारिश की अगर बात करें तो शनिवार रविवार को बारिश की यहाँ पर प्रेडिक्शन जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल जो है अगले 3-4 दिन के लिए मौसम साफ रहने वाला है। पिछली बार का जो विश्व चैंपियनशिप फाइनल हुआ था उसका भी फैसला रिजर्व डे पर जाकर आया था, क्योंकि उसके भी जो 2 दिन थे वो बारिश में धुल गए थे। टॉस यहाँ पर जो भी टीम जीतती है साफ है कि पहले बल्लेबाजी करना पसंद करती है, क्योंकि आखिरी के 2 दिन स्पिनर्स को थोड़ी मदद मिलती है यहाँ पर। तो ये क्लियर है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगी। लेकिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जिस तरह से कहा, जैसी भी परिस्थितियां हो, टॉस कोई भी जीते, लेकिन जो भी टीम दबाव को बेहतर तरीके से हैंडल करेगी वो ही इस फाइनल को जीतेगी। तो देखना होगा कि कौन सी टीम दबाव को बेहतर तरीके से हैंडल करती है और इस फाइनल को अपने नाम करती है। कैमरा पर्सन सुमित नौटियाल के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज, कैनिंगटन ओवल, लंदन। तो 10 साल के सूखे को खत्म करने के लिए उतरेगी टीम इंडिया और जाहिर है कि पिछली बार की हार का स्वाद भी ताज़ा होगा और उस हार को जीत में ज़रूर बदलने की कोशिश होगी यहाँ पर टीम इंडिया की। तो भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, देखना होगा क्या कुछ निकल कर आता है, कौन होते हैं प्लेइंग 11, किस तरह से मैच आगे बढ़ता है, सभी की नज़र होंगी। फिलहाल आज के एजेंडा में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।